नमस्कार, मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में अमूमन हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हमारी मेंस की परीक्षा में दो पेपर ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और दोनों पेपर्स का संबंध भाषा से होता है। एक जो अंग्रेजी का पेपर होता है, इंग्लिश का कंपलसरी पेपर, और दूसरा जो हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं का कंपलसरी पेपर होता है। तो हम लोग बात करेंगे हिंदी के कंपलसरी पेपर के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि जो नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी की हुई है उसमें बताया गया है कि दो क्वालिफाइंग पेपर्स आप लोगों को मेंस में देने होते हैं। एक जो अंग्रेजी भाषा का होता है और दूसरा क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को दर्ज किया गया है, जो 22 भाषाएं हैं, उसमें से किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में वो विकल्प दिया गया है। तो ये जो भारतीय भाषाओं का क्वालिफाइंग पेपर होता है ये कुल 300 मार्क्स का होता है, यानी 300 अंकों का होता है, जिसमें से कहने के लिए तो हमें केवल 25% यानी 75 अंक ही लेने होते हैं। लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं, और स्टैट्स से ज़्यादा अनुभव ये बताता है कि बहुत बार विद्यार्थी मेंस का पेपर तो बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन उसी में वो इस क्वालिफाइंग पेपर में चूक जाते हैं। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि अगर क्वालिफाइंग पेपर को आप क्वालिफाई ना कर पाएँ तो फिर आपके मेंस के जो अंक हैं, यानी दूसरे जो आपने पेपर्स दिए हैं, उनके अंक भी नहीं बताए जाते। यानी अगर क्वालिफाइंग पेपर हम क्वालिफाई ना कर पाएँ तो इसका मतलब है कि हमारा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो पेपर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि मेंस की पूरी प्रकृति ही है यूपीएससी में की। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आधिकारिक सूचना यूपीएससी ने दी हुई है, ये उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ही तस्वीर है। जब हम लोग ये तय कर रहे थे कि हमें इस पर एक क्लास करनी है, तो फिर ये हुआ कि भाई जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं हम उन पर सीधा डिस्कशन कर लेते हैं या फिर पीपीटी में उन्हें बनवा लेते हैं। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पर भ्रामक वीडियोस की और बताने वालों के द्वारा भी बहुत कुछ गलत बता दिया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर ये लगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हम उसी की तस्वीर को रखें, ताकि देखकर ये समझ आ जाए कि भाई ये एक प्रामाणिक बात कही जा रही है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हिस्सा है, जिसमें बताया गया है कि जो अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर है उसमें मुख्यतः इन 4 बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो भारतीय भाषाओं का क्वालिफाइंग पेपर है उसमें इन 5 बिंदुओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल अंक, टोटल मार्क्स इस पेपर में 300 होते हैं, और आपको लेने हैं 75 अंक, यानी कि आपको बस 25% अंक लेने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। 5 बिंदुओं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, यानी आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, एक कुछ पैसेजेस दिए जाते हैं, उन पैसेज को पढ़कर, वैसे तो एक ही पैसेज दिया जाता है, और उस पैसेज को पढ़कर उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर देने होते हैं। और कमाल की बात यह है कि 12-12 अंक के वो 5 प्रश्न होते हैं, और ठीक ठाक बड़ा, आपको पैसेज तो उतना बड़ा नहीं होता देखने में और आप पढ़ने में भी, लेकिन उस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर आपको थोड़े से बड़े लिखने होते हैं। तो जो पैसेज है भारतीय भाषाओं में, अमूमन ये पिछले 2-3 साल का ट्रेंड तो ये रहा है कि आपसे एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर आधारित कुल 12-12 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 60 अंकों का एक पैसेज, एक कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों से पूछा जाता है। और जो आपके प्रश्न होते हैं वो प्रश्न थोड़े से ना अवधारणात्मक ढंग के पूछे जाते हैं। जैसे अमूमन हम लोगों को आदत क्या रहती है, या जो प्री है
प्री में सीसेट होता है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो यूपीएससी का प्री का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पैसेज होगा, उस पर आधारित वो प्रश्न पूछेंगे, जिस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू होंगे। लेकिन क्योंकि मेंस की प्रकृति सब्जेक्टिव है, यानी यहाँ पर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आपसे डिस्क्रिप्टिव उत्तरों की उम्मीद की जाती है, तो इसलिए जो पैसेज आता है उसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव उत्तर ही लिखने होते हैं। और जब 12 अंक का एक उत्तर होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर की जो लंबाई होगी, जो उसकी क्वांटिटी आपको जितना लिखना है उसमें, वो भी थोड़ी ज़्यादा होगी। इसके बाद प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को हिंदी में कहते हैं संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और आपको उसका सार लिखना होगा कुछ सीमित शब्दों में। हालांकि संक्षेपण हूबहू वो सार नहीं होता जो कि हम स्कूल के दिनों में लिखते थे। संक्षेपण के कुछ तकनीकी पक्ष होते हैं जिनके बारे में आप जब अगली क्लास लेंगे, तो अगली क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर जो 2021 का यानी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पर हम बातचीत करेंगे। तब उसमें इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे कि इसे कैसे सोल्व करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुनियादी 2-3 चीज़ें संक्षेपण में, कि मूल बात आ जाए, जितनी भी मूल बातें कही गई हों, आपके जो भी आपको टोटल सामग्री, कुल जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, जो भी पैसेज वगैरह आपको दिया गया हो, उसकी मूल बात आ जाए और कम से कम शब्दों में हो। एक वर्ड लिमिट, एक शब्द सीमा अमूमन आपको प्रेसी राइटिंग में दी जाती है। इसके बाद है आपका यूजेस एंड वोकेबलरी। अच्छा, जो संक्षेपण है वो भी आपका 60 अंकों का होता है। फिर है यूजेस एंड वोकेबलरी, और इस यूजेस एंड वोकेबलरी में 4 चीजें पूछी जाती हैं। वैसे वोकेबलरी एक इतना बड़ा शब्द है ना कि उसमें भाषा का कितना कुछ आ जाता है। सामान्यतः तो शब्द भंडार को वोकेबलरी कहते हैं, और यूजेस यानी हम किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्षमता और शब्द भंडार, अगर इसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो। लेकिन इसमें ना जाने कितनी सारी चीजें आ सकती हैं। व्याकरण का एक बड़ा हिस्सा केवल इन 2 शब्दों के भीतर समा सकता है। लेकिन आप लोगों से केवल 4 ही चीजें पूछी जाती हैं, और वो 4 चीजें क्या क्या हैं? एक तो मुहावरे। आप लोगों से कुल 5 मुहावरे पूछे जाते हैं, और एक मुहावरा 2 अंक का होता है, यानी 10 अंक के 10 मार्क्स के आपसे मुहावरे पूछे जाते हैं। मुहावरों के बाद जो दूसरी चीज इसमें आप लोगों से पूछी जाती है वो है पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स में भी एक शब्द दिया हुआ होगा और उस शब्द के 2 सिनोनिम्स आपको लिखने होंगे, और कुल 5 शब्द वो देकर रखते हैं, और हर एक शब्द के 2-2 पर्यायवाची लिखने होते हैं। तो 10 अंक के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। फिर तीसरे होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये भी आपको 5 पेयर दिए होंगे, और एक पेयर 2 अंक का होगा, यानी कुल 10 अंक के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या है? श्रुति सम यानी सुनाई पड़ने में जो एक जैसे हों, लेकिन भिन्नार्थक, जिनका अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो। जैसे कल और काल, ये 2 शब्द हैं, कल और काल। तो वो ऐसे करके इसे लिख कर दे देंगे और कहेंगे कि भाई इनके अलग अलग अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। कल का मतलब जो चला गया, काल का मतलब एक समय को जब हम निर्धारित, मतलब यह समय के लिए काल शब्द का प्रयोग भी करते हैं, और बीता हुआ या आने वाला जो समय वो कल होगा। उसी तरह
और काल का प्रयोग मृत्यु के लिए भी किया जाता है। उसी तरह शब्द है अज और आज। आज का मतलब होता है यानी जो वर्तमान का समय है। अज जब भी किसी के आगे लगता है तो अमूमन उसका मतलब नहीं होता है। और ज यानी जन्मा, तो अज यानी जो अजन्मा हो, जो जन्म मरण से मुक्त हो, उसको हम अज कहते हैं। इसलिए भगवान के लिए भी अज शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान जन्म नहीं लेते। ये कहते हैं ना कि धरती पर अवतरित हुए, यानी वो जन्म नहीं लेते, वो सीधे अवतरित होते हैं। तो अज आज हो गया, कल काल हो गया। इसी तरह के ऐसे बहुत सारे शब्द युग्म यानी ऐसे बहुत सारे पेयर्स जो सुनाई पड़ने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, सुनाई देने पर दो शब्द, लेकिन जिनके अर्थ में ठीक ठाक अंतर होता है, उन्हें कहते हैं समश्रुति या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो यूपीएससी आप लोगों से 5 पेयर्स पूछती है और एक पेयर 2 अंक का होता है। तो ये जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है ये भी 10 अंक के आते हैं। और चौथा है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण का मतलब होता है, इसमें भी आपसे 5 वाक्य दिए जाएंगे, हर एक वाक्य 2 अंक का होगा, यानी कुल 10 अंक के वाक्य शुद्धिकरण आपसे पूछे जाते हैं। यानी कोई वाक्य होगा जिसमें कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, और आपको उसे शुद्ध करके लिखना है, इसे कहते हैं वाक्य शुद्धिकरण। और ये भी कुल 10 अंक का होगा, यानी जो यूजेज एंड वोकैबुलरी वाला तीसरा बिंदु है ये कुल 40 अंक का हिस्सा है और इससे 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चौथा है शॉर्ट एसेज यानी संक्षिप्त निबंध। मेंस में वैसे निबंध का अलग से एक पेपर होता है जो 250 अंक का होता है और उसके अंक गिने जाते हैं, आपकी जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं कुल अंक उनमें। लेकिन यहां पर भी आपसे क्वालिफाइंग पेपर में भी शॉर्ट एसेज करके पूछा जाता है। दोनों के प्रयोजन में फर्क है। जो एसे का पेपर होता है उसमें वो आपका कंटेंट भी देखते हैं किस तरह का है, आपका एक्सप्रेशन, आपका लिखने का तरीका तो देखते ही हैं, आपका स्टाइल, आपकी शैली भी देखेंगे। यहां पर मुख्यतः उनका उद्देश्य भाषिक परीक्षण होता है कि भाई आप लिख सकते हैं सही से या नहीं लिख सकते। पूरे पेपर का उद्देश्य वही है ना, आपकी भाषिक जो क्षमता है आपकी उसकी जांच करना, मतलब आपकी भाषा का परीक्षण करना कि क्या आप सही से भाषा का प्रयोग कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये 100 अंक का एक निबंध होता है। और आखिरी है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी जो भी एक भारतीय भाषा का आपने चुनाव किया होगा, चाहे वो मराठी, गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उस पैराग्राफ का आपको उस भाषा में अनुवाद करना है। और दूसरा एक पैराग्राफ आपको आपके द्वारा चयनित भाषा में दिया गया होगा जिसका अनुवाद आपको अंग्रेजी में करना होगा। तो कुल 2 पैराग्राफ आते हैं, एक का अनुवाद इंग्लिश टू आपकी अपनी लैंग्वेज, हम क्योंकि हिंदी पर बात कर रहे हैं तो हम हिंदी ले लेते हैं, दूसरे का अनुवाद होता है हिंदी से इंग्लिश में, और एक अनुवाद 20 अंक का होता है। तो ये कुल 40 अंक का या 40 अंकों का अनुवाद आता है। तो इस तरह कुल 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है जिसमें 40 अंकों का अनुवाद, 100 अंकों का निबंध, 40 अंकों का यूजेज एंड वोकैबुलरी, 60 अंकों का प्रेसी राइटिंग और 60 अंकों का कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक, अब इसमें से आपको केवल 75 अंक लेने हैं और इसमें से केवल एक हिस्सा ऐसा है जिसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, और वो हिस्सा होता है वोकैबुलरी वाला हिस्सा, क्योंकि मुहावरे, पर्यायवाची और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण, ये चारों की चारों चीजें ऐसी हैं जिनका संबंध थोड़ा सा व्याकरण से होने लगता है, और ऐसे में आपको ढंग से ग्रामर पढ़नी पड़ती है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस दबाव से मुक्त हैं कि अधिकतम अंक इस पेपर में लें। आपको ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक। तो उसके लिए यूपीएससी आपको 260 अंकों का खुला मैदान देती है कि वहां पर आप आइए आराम से। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स, अगर आप किसी भी भारतीय भाषा का इतना ज्ञान रखते हो कि आप सही से उसमें लिख सकें, तो इस पेपर में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चाहे प्रेसी राइटिंग हो, चाहे शॉर्ट एसेज हो, चाहे आपका ट्रांसलेशन हो, ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिनका संबंध आपके लिखने से है। तो अगर आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप लोग पिछले 10 वर्षों के केवल प्रश्न पत्र भी हल कर लें जनरल हिंदी का, तो भी इस पेपर में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि अगर आपने 10 निबंध भी जनरल हिंदी के प्रश्न पत्र के सोल्व किए हैं, लिख कर देखे हैं, तो भी, और अगर आप लिखने में बहुत खराब ना हो, अगर आप बहुत खराब होंगे भारतीय भाषा लिखने में, तब तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप भारतीय भाषा को लिखने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होती, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आपको क्या करना है, आप लोग कम से कम 20 से 30 निबंध लिख कर देखने की कोशिश कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा कुछ एक कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आपका कॉम्प्रिहेंशन इसमें नाम भले ही दिया गया हो, लेकिन लगभग निबंध नुमा चीज ही वो इसमें पूछते हैं। निबंध इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आकार में उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन एक पैसेज रहेगा, उसको आपको समझना है और फिर उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 12 अंक का होगा, तो जाहिर सी बात है कि लिखने की मात्रा ठीक ठाक रहेगी। तो वो भी आपको निबंध नुमा उत्तर ही लिखना होता है। और प्रेसी राइटिंग में आपको उसे संक्षिप्त करके लिखना होता है। तो अगर आप 20 प्रेसी राइटिंग के प्रश्न सही से लिखने का अभ्यास कर ले, 20 एक आप एसेज लिखने का अभ्यास कर ले, मेंस वाले एसे से इतर, मतलब जो आपका पेपर होता है उससे इतर जनरल हिंदी का एसे लिखने का प्रयास करें जो पूछे गए गत परीक्षाओं में। और अगर आप 20 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। और ट्रांसलेशन में जिन लोगों की इंग्लिश बेहतर है, जो कि आप लोगों की होगी ही, तब तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी नहीं। और अगर आप इतना हिंदी लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में भी आपको मेजर दिक्कत होगी नहीं। तो अगर आप यूजेज एंड वोकेबलरी वाले हिस्से को इसलिए ना भी करना चाहें कि इसके लिए विशेष रूप से ठीक ठाक तैयारी की जरूरत होगी, तो भी आप केवल बाकी के 5 हिस्सों के दम पर इस परीक्षा को आराम से उत्तीर्ण कर सकते हैं। और ये परीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि तब बहुत बुरा लगता है अगर आप एक क्वालिफाइंग पेपर ना कर सके और आपके मेंस के बाकी एग्जाम बहुत बेहतर हुए हों, तब आपका रिजल्ट परिणाम घोषित नहीं किया जाता। तो ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा भी आलस ना किया जाए। जैसे कई लोगों के साथ सीसेट में होता है कि जीएस का पेपर प्री में बहुत शानदार होता है, लेकिन सीसेट को क्योंकि ग्रांटेड लिया जाता है, तो सीसेट में इंसान चूक जाता है और फिर प्री के जीएस के पेपर के अंकों का कोई मतलब नहीं रहता। तो मेंस का सीसेट ही मानकर चलिए आप जनरल हिंदी या भारतीय भाषाओं के पेपर को, जिसकी आपको एक न्यूनतम तैयारी करके तो जानी ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे और उसमें हम कुछ जो परीक्षाएं हुई हैं आपकी पिछले वर्षों की, उनके प्रश्न पत्रों पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।